Hey everyone, a very welcome in our YouTube channel Social Classes 9 to 12. So, आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 10 CBSE पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फेडरलिज्म। ओके, आपका पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म। इस पूरा चैप्टर को आज हम एकदम अच्छे से डिस्कशन करेंगे एंड बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, सो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाल एंड बहुत मज़ा करेंगे। ओके, चलो देखिए, आपको पहले समझना पड़ेगा कि फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है, फेडरलिज्म मतलब क्या है। ओके, देखिए द वर्ड फेडरलिज्म मतलब क्या है। फेडरलिज्म मतलब है आपका जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर पर देखा है कि पावर शेयरिंग कैसे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल तक पावर शेयर करता है। ओके, सो इस जो पूरा प्रोसेस है, ओके, फेडरलिज्म उसको समझते हैं। देखिए, फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ ए कंट्री। दैट मीन्स सेंट्रल अथॉरिटी, दैट मीन्स ये समझिए आपका नेशनल गवर्नमेंट है। सेंट्रल अथॉरिटी के पास जितना भी पावर है वो पावर जब सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल लेवल, दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, ओके, दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट हो गया आपका, उसके नीचे वाला जो कोई भी लेवल हो गया आपका, उसके नीचे वाला लेवल हो गया। सो डिफरेंट लेवल्स पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को शेयर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। ओके, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर डिफरेंट लेवल्स पे शेयर करते हैं, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। इतना क्लियर। यूजुअली देखिए, यूजुअली क्या होता है, फेडरेशन इज द 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सो जनरली 2 लेवल्स के फेडरेशन होता है। कितने लेवल्स के फेडरेशन होता है? 2 लेवल्स का फेडरेशन होता है। क्या होता है देखिए, वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, दिस इज द यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। सो एक गवर्नमेंट होता है जो पूरा एंटायर कंट्री के लिए, जैसे कि अभी कौन सा गवर्नमेंट है, अभी जैसे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी का जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, वो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और उसके अंडर में दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स है, जैसे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, ओके, हरियाणा गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, ऐसे सरकार है स्टेट गवर्नमेंट। सो यह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना पावर जब उसके साथ अपने स्टेट के साथ शेयर करता है उसको हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। उसका भी 2 पार्ट है, एक है पूरा जो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और दूसरा है अदर गवर्नमेंट दिस लेवल द प्रोविंसेस एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो सबके पास अपना अपना खुद का जुरिडिक्शन है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसका खुद का कुछ जुरिडिक्शन है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मैटर देखती है, जैसे कि इंटरनेशनल मैटर देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना खुद का कुछ जुरिडिक्शन है जो हम इस चैप्टर पे पढ़ेंगे एंड एकदम अच्छे से समझेंगे। सो इतना अभी फेडरलिज्म का डेफिनेशन मतलब फेडरलिज्म मतलब क्या होता है वो आपको समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ओके, उसके बाद चलिए, उसके बाद अब जो सरकारें होती है, हमारे गवर्नमेंट्स होती है, जैसे कि सब देश में एक एक गवर्नमेंट है, जैसे कि इंडिया में एक सरकार है, बांग्लादेश का अपना खुद का गवर्नमेंट है। ओके, सो डिफरेंट देश के खुद का गवर्नमेंट है। इंडिया का एक है, बांग्लादेश का एक है, चाइना का एक है, रशिया का एक है, सबका डिफरेंट गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट का 2 टाइप होता है जनरली, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, एक होता है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा होता है फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, देखिए यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। यूनिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे क्या होता है, ओनली वन सेंट्रल गवर्नमेंट रूल द होल कंट्री। मतलब वो पावर किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो किसी को अपने अंडर मतलब ऐसे किसी को मतलब जैसे कि स्टेट हो गया, लोकल यूनिट, ऐसा कुछ नहीं होता। एक देश है, पूरा यूनिट उसके अंडर है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले ले, सो ऐसे ले सकते हैं म्यांमार, ठीक है, जहाँ पर कोई ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं है, पूरा वो सेंट्रल है, पूरा वो ही देखते हैं। जैसे कि सिंगापुर, वो पूरा वो उसका एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखता है, उसका कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंट्री जो ओनली सेंट्रल देखते हैं। दूसरा है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मैंने जैसे आपको बताया, जहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, उसके अंडर क्या होगा, उसके अंडर बहुत सारे स्टेट्स गवर्नमेंट होगा, उसके अंडर बहुत सारे गवर्नमेंट काम कर रहा होगा। ओके, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट होगा, उसको हम कहते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। सो सरकारें, सो इतना क्लियर आ गया होगा कि वर्ल्ड में जितने भी देश है सबके अंदर एक तरह का सरकार नहीं चलता, कहीं कहीं यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट चलता है और कहीं कहीं अपना फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट चलता है। ओके, सो देखिए उसका डेफिनेशन चलो समझते हैं। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स ऑफ द सब यूनिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास द ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल टू द लोकल गवर्नमेंट। ओके, सो यहाँ पे जो सिस्टम है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर नीचे के डिपार्टमेंट्स को पूरा काम करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कहे तो वहाँ पे ऐसा कर दो, ऐसा ही करना पड़ेगा, कहे तो वहाँ पे ऐसा कर दो, ऐसा ही करना पड़ेगा। ओके, बट जो ये सिस्टम होता है अपना फेडरल सिस्टम होता है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पावर होता है
और स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का पावर होता है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट का भी आता है खुद, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो पानी रोक दो तो पानी रोक देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो खाना बंद कर दो खाना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का जुरिडिक्शन, अपना खुद का पावर होता है जिससे वो अपना खुद का डिसीजन ले सकता है। ओके, उसके बाद देखिए ये डिफिनेशन समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हमारा जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म सिस्टम, दैट मीन्स पावर जो है वो हम डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसके कुछ फीचर होते होंगे, ऑब्वियसली होते होंगे, ये भी क्या कोई पूछने की बात है। ये बच्चे लोग तुम समझते नहीं हो, क्यों नहीं समझते हो? बहुत अच्छे से समझो यार, क्या प्रॉब्लम है तुमको। ओके, सो चलो समझते हैं फेडरलिज्म का कुछ फीचर्स। ओके, चलो देखते हैं फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स। फेडरलिज्म के कौन से फीचर्स होते हैं? पहले, देयर आर द 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि हमने देखा है फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है 2 लेवल्स, एक होगा सेंट्रल, एक होगा स्टेट, और उसके बाद जो लोकल लेवल्स हो सकता है, पंचायत, लोकल लेवल के अंडर जो पंचायत होता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल, ओके, आपका जो ब्लॉक लेवल हो गया, ऐसे हम ले सकते हैं। ओके, सो इतना क्लियर है कि फेडरलिज्म का पहला फीचर जो उसके अंडर क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। उसके बाद डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। देखिए इसका मतलब क्या समझिए, जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जैसे कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। सो ये कह रहा है कि डिफरेंट मतलब गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स को गवर्न कर रहे थे। जैसे कि महाराष्ट्र में एक लोग रहते हैं, समझिए महाराष्ट्र का एक नाम है, एक लोग का नाम श्यामलाल। ओके, सो श्यामलाल अभी कहाँ रहता है? महाराष्ट्र में रहता है, मतलब दैट मीन्स महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का इसके ऊपर रूल है। ओके, उसके बाद वो कहाँ रहता है? महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र किसके अंदर है? इंडिया के अंदर। सो इंडिया की गवर्नमेंट का भी इसके अंदर रूल रहता है, मतलब गवर्नमेंट 2 है, इंडिया का एक सरकार, महाराष्ट्र का एक सरकार, बट इंसान तो ये एक ही है ना, इंसान तो दूसरा नहीं है। सो दोनों का एक जगह पर सेम ही रूल है। इतना समझ आया आपको? ये यही बोल रहा है। आपका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? चलो तीसरा पॉइंट है आपका द जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स इन द टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट एग्जिस्टेंस अथॉरिटी ऑफ द ईच ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड। ओके, सो जुरिडिक्शन मतलब क्या है समझिए। जुरिडिक्शन मतलब क्या होता है? पावर। ओके, मतलब किसके पास कितना पावर है, कौन कितना पावर यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट को अभी मन हो रहा है कि चलो आज क्या करते हैं 10 लोगों को मार देते हैं, चलो आज क्या करते हैं 10 लोगों को करोड़ रुपया दे देते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। ओके, बट कुछ पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, जैसे कि समझो अभी ऐसा हुआ, फ्लड हुआ है तुम्हारे स्टेट में, तुम जिसको भी स्टेट में रहते हो, अभी फ्लड हुआ है। ओके, फ्लड की वजह से चलो 10 लोग मर गए। सो इन 10 लोगों को स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो 1 लाख रुपया दे सकता है उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, उसके चलने के लिए। ओके, समझिए आपका एक गांव है। ओके, गांव में 10 फैमिलियाँ हैं, 10 फैमिली में 10 लोग मर गए। ओके, एक फैमिली में 4-5 लोग रहते हैं, उसमें से 10 लोग मर गए। ओके, टोटल ओवरऑल 50 to 60 पीपल में से 10 लोग। सो उनकी फैमिली के लिए सर्वाइवल के लिए चलो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1 लाख से लेकर 5 लाख दे देते हैं। सो ये गवर्नमेंट कर सकती है। ओके, सो ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। सो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली रिटन है, कौन क्या कर सकता है, किसके पास कितना पावर है, कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकते, ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट है और स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, उसके पास उतना पावर है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो करना चाहता है कर सकता है, बट किसी को उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, सो यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफाई कर देता है कौन क्या कर सकता है, किसके पास कितना पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना क्लियरली स्पेसिफाई कर देता है। ओके, उसके बाद देखिए द फंडामेंटल प्रोविजन, मतलब जो चौथा फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी फेडरलिज्म है, क्या है? द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कॉन्सेंट ऑफ द बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, देखिए कि ऐसा कुछ चेंज, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन संविधान में आपका कुछ चेंज चाहिए, आप कुछ बदलना चाहते हैं। सो ऐसे ही आपके मन में आया चलो आज इतना रिजर्वेशन है एसटी वालों का, कल घटा देते और कल बढ़ा देते, ऐसे आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 14 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगा, स्टेट लेजिस्लेटर की अथॉरिटी चाहिए होगा, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका जो लोकसभा उसमें मेजोरिटी चाहिए होता है। ऐसे बहुत सारा क्राइटेरिया सेट किया होता है, उन सब क्राइटेरिया को फॉलो किया तभी आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हो। उसके अलावा आपका इच्छा हुआ सो के उठे कि ऐसे चलो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, चलो सबको एक रूल्स बना देते हैं कि इंडिया में सब बच्चों को 50 साल तक पढ़ना है, ऐसा रूल्स तुम नहीं बना सकते। जब सब लोग अलाउ करेंगे कि ऐसा रूल्स बनाना चाहिए तभी बना सकते हो। ओके, इच्छा हुआ बना दिया, ऐसा नहीं कर सकते। सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर चलता है, सब कुछ इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर चलता है। हमारे महान लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड मेनी मोर पीपल, उन लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत सोचकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ओके, सो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में 5वां पॉइंट क्या है देखते हैं।
उसका 5वां पॉइंट है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन अनपेयर इन द डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द. आप समझिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे कि आप समझिए सेंट्रल में आपका बीजेपी गवर्नमेंट है. ओके, आप समझिए आपका स्टेट में कोई और पार्टी का गवर्नमेंट है. आप समझिए आपका कोई स्टेट है, उसमें आपका कोई और पार्टी, जैसे कि आप कुछ रीजनल पार्टी ले लो गवर्नमेंट है. आप समझो आपका सेंटर और आपका स्टेट गवर्नमेंट में कुछ क्लैश हो गया, कुछ झगड़ा हो गया. तब क्या करेगा, तब आपका जो कोर्ट है, आप दोनों के बीच में जब झगड़ा हो गया सेंटर और स्टेट में, तब जो आपका कोर्ट है, जो जुरिडिक्शन है, वो पूरा आपको क्या करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपका हेल्प करेगा. दैट मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशन लगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर दो. उसके बाद क्या है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. एक गवर्नमेंट दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसके पास कितना पैसा रहना चाहिए. ओके, देखिए आप समझिए इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है गोवा, और आप सिक्किम ले लो, और त्रिपुरा, जो छोटा छोटा स्टेट है, इन स्टेट में क्या ज़्यादा पैसा नहीं लगता. अब आप ले लेते हो एग्जांपल महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उन स्टेट में बहुत पैसा जाता है, बहुत पैसा लगता है उन स्टेट को चलाने के लिए, जो बड़ा बड़ा स्टेट है. ओके, सो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में लिखा हुआ है कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलना चाहिए, किस स्टेट को कितना पैसा अलॉट करना चाहिए, कि चलो इसको इतना अलॉट करते हैं वो अपना स्टेट चलाने के लिए. ओके, वो भी एक फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के अंदर पड़ता है कि सबको इक्वली, ऐसा नहीं कि चलो उत्तर प्रदेश को चलो 10,000 रुपया देते हैं और चलो सिक्किम को 2 लाख रुपया देते हैं, ऐसा नहीं. सो ये भी पूरा आपको अच्छे से बताया हुआ है कि किसको कितना देना है, किसको कितना देने से प्रोसेस कैसे अच्छे से चलेगा. इतना आपको समझ आ गया मैं आशा करता हूँ. चलो उसके बाद देखते हैं. ओके बच्चे लोग, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं. ओके, अभी देखिए आपके फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में 7th जो होता है क्या है, द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म दस हैज़ द डुअल ऑब्जेक्टिव. आपका जो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है उसमें डुअल ऑब्जेक्टिव है. ओके, डुअल ऑब्जेक्टिव मतलब 2 ऑब्जेक्टिव है. क्या है, एक देखिए, टू सेफगार्ड द प्रमोट एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री व्हाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. दैट मीन्स आपका जो यूनिटी ऑफ द कंट्री है, दैट मीन्स यूनिटी हमको बढ़ाना है. ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के लोगों को चलो झारखंड के लोगों के साथ झगड़ा लगा के रखते हैं, ऐसा नहीं. कि हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सबको हमें यूनाइटेडली सबको अच्छे से रखना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एकोमोडेटिंग द रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी को भी रक्षा करना है. ऐसे जैसे कि आप समझिए आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहते हैं, हमको उनका भी रेस्पेक्ट करना है. आपके साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको हिंदी नहीं आता, हमको उनका भी रेस्पेक्ट करना है. नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, हमको उनका भी रेस्पेक्ट करना है. ऐसा नहीं कि कोई माइनॉरिटी में है उनको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं. सबको हमको रेस्पेक्ट करना है, सबके रीजनल ऑटोनॉमी का हमको ख्याल रखना है. उसके बाद देयरफॉर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द crucial for the institution and the practice of the federation, governments at the different levels should agree some rules of the power sharing. Okay, so अब जो गवर्नमेंट्स है डिफरेंट लेवल का, स्टेट गवर्नमेंट हो गया और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, उन सबको अपने डिफरेंट लेवल्स का तक पावर का जो है, जो कुछ चीज़ें हैं उनको मानना पड़ता है, उनको कुछ करना पड़ता है. दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट द ईच अदर अबाइड इन द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट एंड आइडिया ऑफ द फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द एग्रीमेंट ऑफ द लिव टुगेदर. ओके, सो फेडरलिज्म ये भी इंश्योर करता है कि आप सब म्यूचुअल ट्रस्ट करो, सब पर ट्रस्ट करो, एंड सब लोग एक साथ अच्छे से रह सको. इसका फेडरलिज्म का हम एट द एंड कह सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव है उसका, जो आप सब लोग पावर अच्छे से शेयर हो, जिसकी वजह से आपका कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, झगड़ा झाटी कम होता है, आपका कोई जो प्रॉब्लम हो रहा है वो अच्छे से सॉल्व हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द फेडरलिज्म. ओके, सो इतना तक आपका फेडरलिज्म के फीचर्स. ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फेडरलिज्म. ओके, सो ऐसा आपका डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपके बोर्ड्स में जो क्वेश्चन होंगे. ओके, सो हमारे इस चैनल पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम वो भी मिल जाएगा. सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो. चलो उसके बाद देखते हैं. उसके बाद आपका जो है, देयर आर द 2 काइंड्स ऑफ द रोड्स थ्रू विच द फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड. ओके, 2 तरह से फेडरेशन फॉर्म हो सकते हैं. ओके, उसको हम समझते हैं और हम कह सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म है. ओके, उसको चलो समझते हैं बिना कोई देरी. सो जब ये सारे स्टेट्स एक साथ आ जाते हैं, जब ये सारे स्टेट, जैसे कि समझो ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, जब ये सब लोग स्टेट एक साथ आके यूनियन बना लेते हैं, एक गवर्नमेंट, एक सेंटर बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वो जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट और द कमिंग टुगेदर फेडरेशन. ओके, क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर. दैट मीन्स सब लोग जब एक साथ आ जाते हैं उसको हम कमिंग टुगेदर कहते हैं, जहाँ पे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट
और जो स्टेट गवर्नमेंट उनका सबका सेम पावर होगा, सब लोगों के पास सेम पावर होगा। ओके, इतना समझ आ गया। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद आपका जो है वो सेकंड जो है वो है आपका होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट। होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट में क्या होता है? ओके, जनरली देखिए, जो होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक सेंटर होता है, जो सेंटर अपने पूरे स्टेट्स को कंट्रोल करके रखती है, पूरा जो अंडर जो इसका टेरिटरी है वो पूरा उसको देख दुख के रखती है, और यहाँ पे सेंट्रल का ज़्यादा पावर होता है। ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बहुत पावर रहता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर रहता है। इतना क्लियर? चलो उसके बाद देखते हैं बच्चे लोग, व्हाट मेक्स द इंडिया फेडरल कंट्री। कौन सा चीज़, ऐसा कौन सा चीज़ जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है, एक ऐसा कंट्री बनाता है जो पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो पावर को अच्छे से शेयर करता है। ओके, सो कौन सा ऐसा चीज़ जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है? देखिए, एक क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑरिजिनली प्रोवाइड द 2 टायर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन 2 टायर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाता है। जनरली पहला जो आपका है वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा है आपका स्टेट का गवर्नमेंट, बट लेटर ऑन दैट मीन्स 1970s 80s में और एक टाइप का गवर्नमेंट जो पंचायत गवर्नमेंट बाद में निकला है। ओके, अब देखिए क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड द 3 फोल्ड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट्स। ओके, 3 फोल्ड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बनाता है गवर्नमेंट। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, अब देखिए, यूनियन लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा कुछ चीज़ जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, जैसे कि आपका मोदी सरकार अभी सेंट्रल में है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिसीजन ले सकते हैं कि 2000 के नोट बनाए या नहीं बनाए। वो तमिलनाडु का गवर्नमेंट, असम का गवर्नमेंट, वो कश्मीर का गवर्नमेंट नहीं ले सकता। वो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेगा, आपको वीज़ा देना है कि नहीं है, पैसा क्या करना है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या रखना है, आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसा रखना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं। सो ऐसे कुछ चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सो दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऐसा कुछ चीज़ जो स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले सकते हैं, वो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के मुंह की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, वो खुद का डिसीजन ले सकता है। ओके, जैसे आपका देख लो, ट्रेड हो गया, पुलिस हो गया, सब स्टेट का डिफरेंट पुलिस होता है। जैसे कि आप देखते हैं महाराष्ट्र पुलिस, कोलकाता पुलिस, अब त्रिपुरा पुलिस, असम पुलिस, हरियाणा पुलिस, हिमाचल पुलिस, सबका डिफरेंट पुलिस होता है। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये स्टेट गवर्नमेंट देख सकते हैं। और आपका तीसरा जो है वो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ऐसे कुछ चीज़ें जो स्टेट गवर्नमेंट भी देख सकता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर डिसीजन बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज, शादी करा दे आप हमको, सॉरी हम आपको अगर शादी करा दे तो वो हमको क्यों शादी कराने पे तुले हुए हो, तुम करो शादी, हमको नहीं करना है शादी, अभी मत करो, जब तुम्हारा उम्र 30 का होगा तब करो, अभी तो जस्ट तुम तो पढ़ने का टाइम है, पढ़ो पहले पढ़ो, अच्छे से पढ़ लिख के IAS वाईएएस बनो, उसके बाद शादी करो। ओके, सो अभी जो मैरिज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका सक्सेशन, वो सब कुछ बहुत चीज़, एडप्टेशन एंड सक्सेशन, कि किसको बच्चा बनाना है कि बस किसको बच्चा नहीं लेना है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी देख सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी देख सकते हैं। सो ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें जो सेंट्रल भी देख सकता है, स्टेट भी देख सकता है। और आपका एजुकेशन स्पेशली जो आपको एग्जाम देता है, अभी CBSE के अंदर हो वो सेंट्रल है, अब जब कोई स्टेट बोर्ड के अंदर होगी वो स्टेट है। तो एजुकेशन ऐसी कुछ चीज़ तो सेंट्रल भी देख सकते हैं, वो स्टेट भी देख सकते हैं, उसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसे तो कुछ चीज़ है जिसके पावर सेंट्रल के पास भी नहीं है और स्टेट के पास भी नहीं है और ये आपके लिस्ट में भी नहीं दिया है, उसको हम कहते हैं रेसिडुअरी। ऐसा कुछ चीज़ जो मतलब अभी क्या रिसेंटली निकला है, जैसे 30-40 सालों में निकला है, 40 सालों में निकला है, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था नहीं था। ऐसे जैसे कि सॉफ्टवेयर, आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये अभी निकला है। ओके, जो जिस पर जनरली क्या है, जनरली सेंट्रल भी डिसीजन ले सकता है, स्टेट भी डिसीजन ले सकता है, बट कुछ डिस्प्यूट्स हुआ तो उस पर पूरा सेंट्रल अपना डिसीजन लेगा, एज लाइक इज यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में भी ऐसा होता है कि डिसीजन आप चाहो तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है, बट कोई डिस्प्यूट होता है तो पूरा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही माना जाएगा। ओके, उसके बाद फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है और फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है वो डिस्कस करते हैं, चलिए बिना किसी देरी के। ओके, देखिए फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, उसके लिए 3 है। एक है लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा है आपका लैंग्वेज पॉलिसी, तीसरा है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। चलो समझते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है। देखिए इंडिया जब हुआ, मतलब इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, 1947 में तो मिला था, भूल क्यों रहे हो यार, तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। ओके, सो इंडिया का जब 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, ओके, उसके बाद क्या हुआ, जो
इंडिया से ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज क्रिएट हुए, जैसे कि महाराष्ट्र एंड गुजरात, वो दो स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे 1960 में क्रिएट हुआ। आप कह लो जैसे कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ओके, पहले वो मद्रास प्रोविंस का पार्ट था, वो लैंग्वेज के बेसिस में दोनों भाग हो गया, डिवाइड हो गया। ओके, सो ऐसा बहुत सारे स्टेट जो लैंग्वेज के बेस में डिवाइड होता है। सो इस तरह से फेडरलिज्म का प्रैक्टिस हो गया, जैसे कि जो पावर को अच्छे से शेयर कर दिया सबके बीच में। तो अभी भी ऐसा बहुत डिमांड आ रहा है कि हमें भी डिफरेंट स्टेट कर दो, जैसे कि आप मध्य प्रदेश में देखते हैं, आप कर्नाटक में देखते हैं, आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं, राजस्थान में देखते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि हमको एक डिफरेंट स्टेट बना दो, हमको डिफरेंट यूनिट बना दो। ओके, सो इससे क्या होता है, जो आपका फेडरलिज्म वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सकता है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। ओके, जो इन तरह से। ओके, उसके बाद हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस में दूसरा है जो लैंग्वेज पॉलिसी। ओके, इसमें क्या है, द सेकेंड टेस्ट ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म इज द लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिवन द सेम स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो किसी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं। आप तक आपने पढ़ा है छोटे साल में कि नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज समथिंग समथिंग। नो, इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज ही नहीं है यार। इंडिया में जस्ट दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है हिंदी और इंग्लिश। ऑफिशियल है, नेशनल नहीं, इट्स ऑफिशियल नॉट नेशनल। और 21 अदर लैंग्वेज है जिसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और जो आपके इंडिया के मेन लैंग्वेज के हिसाब से माना जाएगा। इन 21 एग्ज़ाम में, मतलब इन 21 लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और आपका जो काम काज होगा आप वो भी कर सकते हो। ओके, जो 21 लैंग्वेज है उसमें आपका सब आता है, जैसे कि समझ लो आपका जो बंगाली, तमिल, मलयालम, बोडो, असामी, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं उसके अंदर। ओके, सो उसके बाद चलो देखते हैं अब क्या है। उसके बाद जो तीसरा है वो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। ओके, देखिए 1980s के पहले क्या होता था, देयर आर ओनली वन पार्टी जो डोमिनेंस में था, जो कांग्रेस पार्टी था। बट 1980s के बाद हुआ जो कांग्रेस का पावर जो है वो धीरे धीरे गिरने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। तब क्या होता है, जब कांग्रेस जो रीजनल पार्टी थे, बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थे, तो कांग्रेस उनके साथ क्या अपना हाथ मिलाने में अच्छा सोचा, तो ऐसे बॉन्ड करने लगा। सो उसके बाद क्या हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ। कोलिशन गवर्नमेंट दैट मीन्स जो 2 पार्टी और 3 पार्टी मिला के जो सरकार बनाता है, वो स्पेशली इंडिया में 3 कोलिशन का नाम है। एक है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी का है। एक है यूपीए जो कांग्रेस का है। तीसरा है लेफ्ट फ्रंट जो सीपीआईएम और सीपीआई उसका है। ओके, सो उससे क्या होता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप अच्छा होता है और फेडरलिज्म भी अच्छे से प्रैक्टिस हो सकता है यार। ओके, समझ गए ना। सो कैसा लगता है हमारे वीडियो, तो ज़रूर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमको बहुत मेहनत होता है आपके लिए वीडियो बनाने में, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। ओके, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मस्ट अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, सो आपके इस चैप्टर के हम लास्ट में पहुंच गए हैं और हमारा ये चैप्टर जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाला है। ओके, सो आपका लास्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो 19 हम कह सकते हैं, समझ लो आप 1992 के पहले, जो आपका 1992 था, 1992 के पहले जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल में जैसे कि आपके पंचायत हो गया, आपके म्यूनिसिपैलिटी हो, उसका ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। बट 1992 के बाद गवर्नमेंट्स लोगों और जो लोग थे पॉलिटिकल ने, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चेंज लिया कि लोकल लेवल पे भी ज़्यादा मतलब फोकस किया जाए। ओके, सो नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कौन से स्टेप लिया, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी होल्ड्स द जनरल इलेक्शन इन द लोकल लेवल। सो पहले क्या होता था, ऐसे क्या होता था कि 2 साल में एक बार इलेक्शन होता था, दूसरा देखा था 10 साल में एक बार इलेक्शन होता था लोकल लेवल पे। सो बाद में मैंडेटरी कर दिया कि 5 साल में इलेक्शन होगा। आपका पंचायत इलेक्शन देखते हैं, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन की 5 साल में इलेक्शन तो होना है, मतलब होना है बस, उसके बाद कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद जैसे कि आपका एसटी हो जाए, जो बैकवर्ड है, एसटी हो जाए, एससी हो जाए, ओके, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, उनको कुछ स्पेशल प्रायोरिटी दिया जाए, उनको कुछ स्पेशल उनके तरफ से एमपीएमएलए तो नहीं है, जो म्यूनिसिपैलिटी में जो हेड होता है, मेयर, और पंचायत में जो सरपंच होते हैं, उनको बना दिया जाए। ओके, वो बहुत अच्छा होगा। ओके, और दूसरा कि एक इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल नहीं स्टेट का एक डिफरेंट इलेक्शन कमीशन चलो बना देते हैं, कि एक डिफरेंट इलेक्शन कमीशन बना देते हैं, तो वो एक डिसीजन ले पाएगा, अच्छा डिसीजन कि कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराना है, जो अपने लोकल लेवल पे, पंचायत पे, म्यूनिसिपैलिटी पे। ओके, उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू शेयर द सैंपल। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि राज्य सरकार, आपका जो कोई भी राज्य सरकार, आप हिमाचल सरकार ले लो, आप पंजाब सरकार ले लो, सो पंजाब सरकार क्या होना चाहिए, आप अच्छे से उसका पावर शेयर करना चाहिए, कि ऐसे पावर शेयर कर दो, इधर शेयर कर दो, इधर शेयर कर दो, पावर अच्छे से शेयर करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर लोकल को दे दे, जो लोकल अपने खुद के लिए जो कुछ डिसीजन ले सके, जनरल पीपल के लिए कुछ डिसीजन ले सके। ओके, उसके बाद आप समझते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट क्या होता है और अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या होता है। ओके,
पहले जो आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट होता है वो क्या होता है। ओके, रूरल लोकल गवर्नमेंट जो आपके विलेज में, आप अगर आप विलेज में रहते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपके विलेज में पंचायत है। ओके, आपके विलेज में जो पंचायत है वहाँ पे जो सरकार रहता है, सरकार मतलब वहाँ पे जो हेड कमेटीज रहते हैं, जैसे कि पंचायत में भी इलेक्शन होता है। जो पंचायत है उन पंचायत का हेड कौन रहता है, जो प्रेसिडेंट, सरपंच, पंच हमको बोलते हैं। वहाँ पे जो आपका रूरल एरिया में देखते हैं कि 4-5, जैसे कि आप समझ लो 4 और 5 पंचायत मिलके एक हो गया आपका 4-5 विलेज मिलके जब आपका एक मतलब एक कम्युनिटी जैसा होता है उसको हम कहते हैं पंचायत। और उस पंचायत का एक हेड होता है जिसको हम पंच, प्रेसिडेंट और सरपंच कहते हैं। ओके, सिमिलरली दूसरा आपका जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होता है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसका भी हेड होता है मेयर और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। ओके, सो जो लोग अपना म्यूनिसिपैलिटी को कंट्रोल करते हैं और म्यूनिसिपैलिटी को रन करवाते हैं। ओके, सो इतना समझ आ गया। सो हमारे पूरे चैप्टर में बस इतना ही पूरा डिस्कशन है। इस चैप्टर में जो हमने बताया कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म कैसे पास किया जाए, कैसे सो हम आपको बताते हैं थैंक यू, क्योंकि आपने हमारा वीडियो देखा है। ओके, और आप पर हमें ज़रूर विश्वास है कि आप क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, 2025, 2026 जब भी होगा, इस वीडियो को देख के आप इस चैप्टर में 100 मतलब फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल पर आपको सब कुछ कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। हमें विश्वास है कि आप SST में 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए अ वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।